Yeah, so we have Swami ji with us. सो आशा जी कहाँ गई? उनको जरा स्पॉटलाइट में डालना है मुझे। हाँ, रेणु जैन जी, आप भी थोड़ा तैयार रहिए सिंस यू हैव बीन हियर पेशेंटली। सो मैम अनम्यूट कीजिए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ आशा जी एंड टेल अबाउट योर। हाँ, अपने बारे में शॉर्ट में बता दीजिए। जी सर, मुझे एक्चुअली अस्थमा रहता है। आधा साल तो सांस की प्रॉब्लम, और कुछ फिर नेजल पॉलिप्स भी हो जाते हैं जिससे कि मेरी नाक बंद हो जाती है। अब जैसे आजकल थोड़ी हवा लगती है पंखे की या एसी में बैठने से, और उसके बिना भी काम नहीं चल रहा, और बैठकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी हुई है आजकल भी। और डॉक्टर ने मेरा फंगल इन्फेक्शन भी डायग्नोस किया है लंग्स में। तो उसकी दवाई 1 महीना खाई तो मेरे लिवर पर असर कर रही थी, तो उसको बंद कर दिया फिलहाल। दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ से है। पहली बात तो आपकी इनहेलेशन की स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है। सांस लेने की जो स्ट्रेंथ है ना, खींचने की स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है। जी। दूसरी बात, उसकी वजह से क्या है, बॉडी में एब्जॉर्प्शन और जो मेटाबॉलिक हीट है वो बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो मेटाबॉलिक हीट अगर आपकी कम होगी तो ठंड से हमेशा परेशानी रहेगी। दूसरी बात यह है कि आपके रीजनरेटिव फैक्टर बहुत वीक हो जाता है शरीर के अंदर। अगर लंग्स, हर एक ऑर्गन जो होता है ना, उसको नए नए सेल्स और टिश्यूज बनने हैं, क्योंकि वो पुराने वाले खत्म होते हैं, नए बनने चाहिए बार बार। वो बनने में अगर दिक्कत आ जाएगी तो आप ये देख लीजिए कि शरीर केवल अपने बचाने के काम को ही अंजाम दे पाता है, कर पाता है। तो इम्यूनिटी हमेशा बढ़ी हुई रहती है ऐसे केसेस में, और धीरे धीरे करके ये आगे चल के एक ऑटो इम्यून सिंड्रोम का रूप ले लेता है। तो पहली बात, इनहेलेशन अगर आपकी बेटर कर दी जाए, मेटाबॉलिक हीट अगर आपकी बेटर कर दी जाए, तो आपकी कंडीशन एकदम से सुधर जाएगी। 1 साल के अंदर, अगले साल आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ऐसे हमारे पास में बहुत केसेस हैं, आप तो हजारों केसेस हैं, जहाँ पे कि धीरे धीरे करके इस तरीके की प्रॉब्लम, जैसे जैसे वो कुंभक करना शुरू किया उन्होंने, उनके शरीर में ये षड्बल स्थापना होती है। आपका, मैं आपको बता दूं कि कुंभक ही आपके इनहेलेशन एक्सहेलेशन का स्ट्रेंथ है बेसिकली। तो आप केवल लंबा सांस खींच के अपनी इनहेलेशन को लंबा नहीं कर सकते, कुंभक करके उसको लंबा कर सकते। तो ये कंडीशन विद इन 1 ईयर अगर आप ये करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिवर्स। आप देखेंगे अगले साल एसी में रह भी पाएंगे। नाक बंद इतनी जल्दी होगी भी नहीं। नाक बंद होने का रीजन एक और है कि शरीर जो है उससे फिर आपको ज्यादा खींचना पड़ता है ना सांस को। तो आप लंबा इनहेलेशन वैसे ही करते हैं, तो शरीर करवा रहा है आपसे किसी ना किसी तरीके से, वो करवाने की कोशिश कर रहा है। तो अपान शक्ति आपके अंदर वीक है। दूसरा, गृहपत्य अग्नि या फिर मेटाबॉलिक हीट कम है आपके बॉडी में। ये दो चीज कुंभक से सुधर जाएंगे और आपकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। Renu Jain ji, I'll put you in spotlight. I hope you are comfortable in talking about. अनम्यूट करें, प्लीज अनम्यूट करें और अपने बारे में शॉर्ट में बताएं। अ, मैं 70 इयर्स की हो गई हूँ और करीबन 22 साल से मुझे अस्थमा, नोज ब्लॉक, साइनस प्रॉब्लम है। उसकी वजह से हेडेक्स काफ़ी रहते हैं। थायराइड भी है मुझे, हाइपोथायराइड। और अभी मैंने टेस्ट वेस्ट कराया था लंग्स का, तो माय लंग्स आर वर्किंग ओनली ऑन 50%। और मैं चलती हूँ थोड़ा बहुत भी तो काफ़ी सांस चढ़ती है। अब तो मैं इसे, और हाँ, डाइजेस्टिव इश्यूज भी हैं, पैरों में आपको, स्वेलिंग भी आ हाँ, गई है। दो दो तरीके से इसको समझा देता हूँ मैं। बहुत आसान है समझना, मगर हाँ क्या जी। है कि पहली बात, आपका शरीर जो है ना कफ प्रकृति का है, हाँ। ठीक है। और आपका जो एक तरीके से दोष है वो कफवात दोष कहेंगे आयुर्वेदिक टर्म्स में, कफवात दोष। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में पॉइंट ए से पॉइंट बी में चीजें जानी चाहिए, मूव करनी चाहिए, कोई भी चीज रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो फ्लो फैक्टर आपके बॉडी का वीक है। कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाती ठीक से। क्यों नहीं मूव कर पाती? ऐसे मान लीजिए कि आपने चाय बनाते टाइम पे मलाई डाल डल गई चाय के अंदर। अब आप उसे छानेंगे तो छन्नी में जम जाती है और फिर छनती नहीं है। तो आपके शरीर में वही है, छन्नी जमी हुई रहती है, ठीक है। दूसरी बात,
इसे कफवात दोष कहते हैं, ऐसे मान लीजिए। इसी को थायराइड कहते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि आपके बॉडी में प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं तो स्टैमिना कम हो जाता है इंसान का। स्टैमिना कम होने से प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती ठीक से बॉडी के अंदर, और कोई भी हार्मोन का फ्लो ठीक नहीं रह पाता, हार्मोन बन भी नहीं पाते क्योंकि प्रोटीन से ही हार्मोन बनते हैं। और दूसरा, फैट का डिपोजिशन होगा, फैट लूज करने में या फिर वेट लूज करने में बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि बॉडी जो है वो प्रोटेक्टिव मोड में आ गया। दूसरी बात, मेटाबॉलिक हीट कम होती है। ऐसे लोगों में क्या होता है, भूख नहीं लगती इतनी अच्छी, खुल के भूख नहीं आती, एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिड ऊपर की ओर चढ़ता है ना। बॉडी में पेन फैक्टर्स होंगे, सुबह उठेंगे तो स्टिफनेस होगी, तब थोड़ा चलेंगे, गर्म होगा शरीर, तब भी जाके ठीक होगा। कई लोगों को एड़ियों में दर्द होता है, कई लोगों को सिर में माइग्रेन या दर्द होगा, आंखों में मतलब ग्लूकोमा की शिकायत भी हो जाती है कई लोगों को। लंग्स में अगर डिपोजिशन होगा तो सांस लेने की दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। उसमें फिर उसको थोड़ा नेबुलाइजेशन करने की बात करते हैं कि थोड़ा कफ निकलेगा तो जाके थोड़ा आसानी होगा, बट बेसिकली ये कफ दोष है। दूसरा, आप इसको और आसान भाषा में बता रहा हूं, अगर जोर लगाने में आपको सांस फूल रहा है तो क्या चीज की कमी है आपके अंदर, ये समझिए। जोर कैसे लगाते हो, सांस रोक के जोर लगाते हो? सांस रोक के ही तो कोई जोर लगाते हो, बिना सांस रोके कोई जोर नहीं लगा सकते। सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जो जोर लगा रहे हैं सांस रोक के लगा रहे हैं, तो यानी कमी क्या है, सांस रोकने की क्षमता वीक है। उसको बढ़ा लीजिए, आप देखिए, आपको तो 1 महीने के अंदर आपकी चीजें, आपको जैसे एस्थमेटिक कंडीशन नहीं है आप, लंग में कफ डिपोजिशन हो जाता है, रीजनरेटिव फैक्टर वीक है ना, उस वजह से सांस में तकलीफ आ जाती है ना। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे ही आप ये कुंभक करना शुरू करेंगे, पहली बात तो जोर लगाने पे सांस नहीं फूलेगी। दूसरी बात, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह चीजें फैलानी है, चाय की छन्नी ब्लॉक हो गई तो ऊपर से प्रेशर डालते हो ना आप। आपका किचन का अगर प्लम्बिंग सिस्टम ब्लॉक हो गया, या फिर सिंक ब्लॉक हो गया, या बाथरूम का जो ड्रेनेज है वो ब्लॉक हो गया, तो क्या करते हैं, ऊपर से प्रेशर डालते हैं ना। ऊपर से प्रेशर डालते हैं। सांस रोक के ही तो आप अपने शरीर के अंदर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, और तो कोई तरीका है ही नहीं। वो करेंगे तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चीजें फैलना शुरू हो जाएंगी, और आप देखेंगे पेन फैक्टर्स कम हो जाएंगे। ये जो जितने भी ये कफ दोष की कंडीशन है, ये पहली बात तो सांस आपको आराम से आने शुरू हो जाएगी, आप सीढ़ियां चढ़ेंगे तो हांफेंगे नहीं, कोई भी काम करेंगे, और काम करने में शरीर में गर्मी आएगी, भूख खुल के आ जाएगी, एसिड रिफ्लक्स ठीक हो जाएगा, अगर ऊपर की ओर एसिड आता है तो स्टिफनेस बॉडी की ठीक हो जाती है। तो ये प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करेंगे, जिसे वात कहते हैं आयुर्वेद में। इसी से शरीर में गर्मी भी बढ़ती है। पित्त जिसे कहते हैं आयुर्वेद में, वात पित्त मिलके मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं शरीर का। तो आप देखेंगे वेट लूज भी करना शुरू कर देंगे, चाहे कोई भी एज के क्यों ना हो, वेट भी लूज करना शुरू कर दें। थैंक यू स्वामी जी। सो राजन बवेजा एडवोकेट आप हैं, कैन यू टेल मी? तांडेल घनश्याम जी, आप सफर करते हैं, डू यू सफर फ्रॉम fibrosis? Do you suffer from fibrosis? Just raise your hand, or is it a question for somebody else? Do you, आपको प्रॉब्लम है? अच्छा, I'll come to you later. So अतुल राजन बवेजा कहाँ है? Is he there? Okay, I can't see Rajan Baveja right now. All right, हाँ, Rajan Baveja ji, he's had a long history of oral steroids. Digestive system is upset with ABPA, and sometimes lungs get fungal infection. He wants to know, will Shadang Pratishtha benefit him? Is that the question, Rajan ji? या कुछ और अगर आप पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ जी, बस यही सवाल है। नमस्ते आपको और आचार्य जी को। हाँ हाँ, नहीं एक बार बता हाँ दीजिए जी। आप। हाँ जी स्वामी जी नमस्ते। बस मेरे को यही समस्या काफी लॉन्ग टर्म से मुझे दिक्कत रही है, और 2 बार तो मेरे लंग को पंक्चर भी किया जा चुका है, और मतलब आपके, काफी साल मैंने हाँ, स्टेरॉइड किए। लंग को पंचर किया हुआ, आपको क्या तकलीफ आती है ऐसा बताइए।
मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ था पहले 2005 में, और तब से स्टीरॉइड्स चलते रहे हैं, और नहीं कई नहीं, बार ब्लड आपको भी आया। आपको अपने एक्सपीरियंस में क्या दिक्कत आती हाँ जी। है? आपको अपने एक्सपीरियंस में डे टू डे लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आती है, उस तरीके से बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कफ के अंदर जैसे फंगल वाले जैसे वो टुकड़े से निकलना, और मतलब ब्लड आ जाना, सांस में दिक्कत होना, बहुत सारी फीवर होना, ऐसी सब चीजें होती रही हैं। पहली बात तो देखिए, फंगल इन्फेक्शन कहाँ पे होता है? आपने फंगस जो है ना चीज, वो कहाँ पे पैदा होती है? आपने मशरूम सुना होगा ना, मशरूम कहाँ पे पैदा होता है? वो भी एक तरीके का फंगस है। मॉइस्चर में। मॉइस्चर में, जहाँ धूप नहीं आती, जहाँ गर्मी कम होती है, मतलब धूप की गर्मी जैसे नहीं आए, जहाँ पे मॉइस्चर हो, वहां पे फंगस पैदा होता है। अगर शरीर में गर्मी हाँ जी। बढ़ाते हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। बहुत आसान तरीका है इसको समझने का, कि जहाँ पे हीट की मात्रा कम होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा, हीट बढ़ेगी तो मॉइस्चर कम हो जाता है। तो बॉडी में हीट, जिसे हम मेटाबॉलिक हीट है ना, वो वीक है। इसको सीधी भाषा में समझो, बॉडी में मेटाबॉलिक हीट वीक है। दूसरी बात, आपका दक्षिण बल वीक है। दक्षिण बल का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन के फंक्शनल स्ट्रेंथ। इसको और आसानी से बताऊं तो दक्षिण बल अच्छा तब होता है जब आप जितना इनहेलेशन करते हैं उससे कम से कम 4-5 गुना ज्यादा रोक सकते हैं, तब दक्षिण बल अच्छा होता है। वो आपका बहुत कमजोर है। तो इसकी वजह से बॉडी में हीट जनरेशन या मेटाबॉलिक हीट बहुत वीक है। अगर जहां भी हीट कम होगी वहां फंगस होगा। फंगल इन्फेक्शन जल्दी जाएगा नहीं, आप एंटी फंगल ले लीजिए तो कुछ समय के लिए आराम मिल जाएगा, वापस आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि आपका मेटाबॉलिक हीट अगर कम है तो आप भोजन जो खाएंगे वो प्रॉपर इस्तेमाल ही नहीं होगा शरीर के अंदर, तो रीजनरेशन नहीं होगा, आपके लंग्स का, ऑर्गन का रीजनरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो उसमें जोर जैसे ही लगेगा तो टिश्यूज फटते हैं, तो ब्लीडिंग आती है, फिर ब्लीडिंग होती है। तो मेटाबॉलिक हीट बढ़ाना, पहली बात दक्षिण बल बढ़ाना, यानी कि जैसे मैंने बताया, जितनी इनहेलेशन कर सकते हैं उससे कम से कम 4-5 गुना आप अगर आप रोक पाएंगे तो दक्षिण बल जैसे ही बढ़ेगा तो हार्ट एंड लंग का फंक्शन और कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, फंक्शनल कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। आप देखेंगे, अभी तो आप यंग है ना, और दवाई खा के मैनेज करने की जो कोशिश कर रहे हैं इसको, जैसे जैसे एज बढ़ेगी हालत और खराब हो जानी। तो आपको ठीक कौन करेगा? कोई दवाई ठीक कर पाई है 100 साल में ऐसे पेशेंट को, या अस्थमा को, या लंग इश्यू को? कोई दवाई ठीक कर पाई है 100 साल में? तो नहीं कर पाई आज तक, है ना। 100 साल में तो ऐसी कंडीशन ठीक हुई नहीं है, तो आप केवल दवाई खा के मैनेज करके क्या ठीक कर पाएंगे? नहीं, लाइफ तो खराब ही होती जाएगी फिर। आप कौन ठीक करेगा आपको? भगवान भी आ जाए तो ठीक नहीं कर पाए। साफ बता रहा हूं, कौन ठीक करेगा आपको? आपका शरीर ठीक करेगा, आपकी बॉडी ठीक करेगी, और कोई नहीं कर सकता। उसको एम्पावर कर लो, उसकी रीजनरेटिव स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए, उसका रिकवरी का स्ट्रेंथ बढ़ा दो, और वही कुंभक करता है। इसको आयुर्वेदिक टर्म्स में बताया, कुंभक क्या है? वात। वात पित्त और कफ को वात ही रेगुलेट करता है, कुंभक ही रेगुलेट करता है। दूसरी बात यह है कि अलग अलग शरीर के ऑर्गन स्ट्रेंथ को कौन उसका उसका कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है? कुंभक है उसका कंट्रोलिंग फैक्टर। आपके बॉडी का बल वृद्धि, आयुर्वेद में कहते हैं जितना शरीर का बल होता है उतना ही वो ठीक होता है। अगर शरीर का बल ही खराब हो जाएगा तो कुछ भी कर लो ठीक नहीं होगा। भाई बल खराब हो जाता है, डॉक्टर हाथ पांव छोड़ देते हैं ना, कहते हैं भाई नहीं हो पाएगा। दवाई भी तब तक ही काम करती है जब तक आपका शरीर के अंदर स्ट्रेंथ है। तो बल वृद्धि, षड बल वृद्धि तो कह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? षड बल वृद्धि, 6 तरीके के बल होते हैं आपके शरीर के, स्ट्रेंथ होते हैं, उसी को हम बढ़ा रहे हैं, अलग अलग फॉर्मूले से हम बढ़ा रहे हैं। ऊपर से हम कस्टमाइजेशन भी करते हैं आपके लिए, आपकी कंडीशन के हिसाब से आप पूरे मॉड्यूल को कस्टमाइज किया जाता है, इसीलिए थेरेपी है। तो दक्षिण दक्षिण बल कमजोर है आपका, मेटाबॉलिक हीट कमजोर है आपके शरीर की, है ना। शरीर वात प्रकोप में आ चुका है इस वक्त में, वात प्रकोप में कहते हैं, प्रेशर इकोसिस्टम शरीर का वीक हो गया है। कुंभक करके ही बढ़ेगा, कोई दवाई नहीं बढ़ा सकती, ये मैं बोल रहा हूं, आप इस बात को लिख लो। कोई दवाई ये चीजें नहीं कर सकती हैं। दवाई सपोर्ट कर सकती हैं थोड़ा,
शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेना है तो केमिकल ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म हमेशा नेचुरल सपोर्ट लेना चाहिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन। और कुंभक का ऑप्शन नहीं, इसका कोई ऑप्शन बिना ये किए ये ठीक नहीं हो सकता। Atul ji has a question. He has breathing issues at night and sleeps get disturbed due to blocked nostrils. A similar question was also posted earlier. So how will Kumbhak or Shadang Pratishtha help? कम बैक अगेन, क्या क्या प्रॉब्लम है? Sorry, ब्रीदिंग इश्यूज एट नाइट, रात को सोने में सांस की दिक्कत होती है और नींद डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू ब्लॉक्ड नॉस्ट्रिल्स, एक नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो जाता है। रात को सोते समय पे, जब आप रात को सोते हैं तो आपकी एनर्जी किस तरीके से मूव करती है, दिन में कैसे मूव करती है? दिन में हमेशा आपकी ऊर्जा जो होती है ना, एनर्जी जो होती है, डाउनवर्ड्स होती है, शरीर में नीचे की तरफ में जाती है। जैसे ही आप लेटते हैं ये ऊपर की तरफ में जाना शुरू करती है। ऊपर की तरफ में जैसे ही ये जाने लग जाए और आपको ब्लॉक, नॉस्ट्रल ब्लॉक होने लग जाए, तो इसका मतलब क्या है? पहली चीज, ये प्रॉपरली ऊपर की तरफ जा नहीं पा रही। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा नहीं पा रही। दूसरा फैक्टर, आपके बॉडी में अगेन ये आस्थमा एलर्जी कंडीशन या फिर ये क्लस्टर ऑफ कंडीशन जो हम लंग का कोई भी कंडीशन है, इसके अंदर बॉडी हीट तो कम होता ही है। ये सभी कंडीशन में एक चीज देखी जाए रही, कफ वृद्धि होती है, यानी कफ बढ़ता है और ब्लॉक करता है चीजों को। यानी कि कफ बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि बॉडी की हीट कम है, हीट से पिघल जाएगा कफ, वही नहीं है। तो इसमें बड़ी सिंपल सी चीजें भी, अगर बहुत ज्यादा एग्रेवेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज भी काम कर सकती है। अगर आप थोड़ा बॉडी को गर्म करके रखेंगे ना, तो ये कंडीशन ठीक हो जाएगी। ये केवल शरीर जब ठंडा होता है तभी कंडीशन ये रहेगी, शरीर जैसे ही गर्म होगा कंडीशन ठीक हो जाएगी। तो अगर आप सिंपल लॉन्ग वॉक भी करें, थोड़ा ब्रिस्क में लॉन्ग वॉक भी करें, तो पर भी जैसे जैसे बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा ना, ये कंडीशन में आराम मिल जाता है। बट देखिए, एक्सरसाइज करना, हठ योगा अगर कोई कर रहे हैं वो, उसमें बड़ी सारी कंडीशन है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना? उसकी वजह से क्या, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाएंगे आपके बॉडी के, क्योंकि आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। जबकि हमने जब एक साइंटिफिक रिसर्च किया कुंभक और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ को लेके, तो पता चला कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम हो जाते हैं कुंभक करके। क्योंकि कुंभक आप बैठ के करना शुरू करेंगे, आपके बॉडी के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगा बॉडी के। तो एक्सरसाइज करेंगे तो भी थोड़ा स्ट्रेंथ आता है बॉडी के अंदर, मगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज करके। कुंभक करके वो नहीं होता, बैठे बैठे आप कुंभक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये कुंभक जो है ना, ये फ्यूचर कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, ये फ्यूचर का रिकवरी मैकेनिज्म। आने वाले लोगों में बिना कुंभक के उनका शरीर ठीक ही नहीं रह पाएगा। और इसके लिए हम मैकेनिकल या टेक्नोलॉजी का भी आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। बट बिना कुंभक के आगे आने वाले मनुष्य को कोई रेस्पाइट या कोई सहूलियत नहीं मिलेगी, उनकी बीमारी से निकलने की कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आज आप कीजिए, आपकी लाइफ आज एम्पावर हो जाएगी। सांस लेने में तकलीफ है तो कुंभक कमजोर है, सांस लेने में तकलीफ है तो जोर लगाने में सांस फूलेगी, यानी कुंभक फैक्टर वीक है, उसको बढ़ा लीजिए, सांस लेना आसान हो जाएगा। हमारे पास बहुत प्रूफ है, बहुत लोग हैं जिनके जीवन में ये चमत्कार हुआ है, मगर ये चमत्कार किसी ने नहीं किया, आपके ही शरीर ने किया। आपका शरीर करेगा, उसको केवल आप एम्पावर करो। Swamiji, I'm going to take a general question because it is about lung fibrosis, it is about CILD, it is about COPD. So people ask क्या ये चीजें ठीक हो सकती हैं? Mr. Ghanshyam है, he's suffering from lung fibrosis. So I'm taking this question on his behalf. Other people have asked about COPD, ILD. फाइब्रोसिस को एक सिंपल तरीके से समझिए, आप पेड़ की एक टहनी तोड़ लीजिए और उसे 10-15 दिन धूप में रख दो, तो टहनी हार्ड हो जाएगी ना। पहले लचीली होती है, उसके बाद में हार्ड हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ कि वो टहनी हार्ड हो गई? क्योंकि उसमें से पानी निकल गया।
फाइब्रोसिस तब होता है जब आपकी बॉडी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, पानी रोकने की जो आपके शरीर की शक्ति है वो कम हो जाती है। पानी अगर शरीर में रुकेगा नहीं तो फिर गड़बड़। पानी रुकेगा क्यों नहीं शरीर में? क्योंकि आपके लिवर को अगर आप किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करोगे तो पानी रुकना बंद हो जाएगा शरीर में। लिवर को हम किसी भी केमिकल मेडिसिन से नुकसान देते हैं, इसीलिए लिवर का इशू हर 3 में से 2 बंदे को। कोई भी आप केमिकल दवाई खाते हैं, आप इतनी बात समझिए कि योर बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल कंजम्पशन। आप पेट्रोल की गाड़ी में जैसे डीजल नहीं डालते, वैसे ही आपके शरीर में केमिकल नहीं डाल सकते आप। और 100 साल में हमने केमिकल डाल के इस मानव शरीर को खराब किया है, अच्छा तो किया ही नहीं। 100 साल का एविडेंस है हमारे पास में। लेकिन अगर मेडिसिन डाल रहे हैं तो टॉलरेंस बढ़ाया क्या आपने अपने शरीर का? क्योंकि उसके नुकसान, उसका साइड इफेक्ट, उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसके लिए आप टॉलरेंस तो बढ़ाना पड़ेगा। और टॉलरेंस कैसे बढ़ाते हैं आप? कैसे बढ़ा सकते हैं? कुंभक ही टॉलरेंस है आपके बॉडी। आप अगर वेट भी उठाते हैं तो हाउ डू यू टॉलरेट वेट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। तो टॉलरेंस बढ़ाए बगैर आपने केमिकल्स डालना शुरू कर दिया, नुकसान ही होगा। देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाए। कई लोग तो शरीर से पानी निकाल कर उनका ब्लड प्रेशर कम लाने की कोशिश की जाती है। डाययूरेटिक्स बहुत देते हैं आज के टाइम। जिनको ब्लड प्रेशर हो गया या ऐसा प्रेशर बनता ही हाइपरटेंशन किसी भी तरीके का, तो उनको फट से डाययूरेटिक दे दिया जाता है। और पानी कम है और भी पानी कम कर दो, तो हार्ट पे लोड बढ़ता है, लंग पे लोड बढ़ता है। तो पहली बात ये कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी इस ऐसे समय पे क्या करना पड़ेगा? पहली बात आपका टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो भी रोकने की कैपेसिटी है। वो भी सांस रोकते हैं जब, तो आपके शरीर में चीजें रुकती भी हैं, उसका इस्तेमाल ठीक से होता है। सांस रोकने से आपके शरीर में किसी फूड का इस्तेमाल, मटेरियल का इस्तेमाल, कफ मैनेजमेंट सही होता है। तो लंग फाइब्रोसिस, आपको एक एग्जांपल दूंगा और आप ये देखेंगे अपने शरीर में। रफ एजेस होते हैं ना, कोहनी पे रफ एजेस हैं, बटक्स में रफ एजेस हैं, पाँव में, तलवों में रफ एजेस हैं, बहुत खुरदरी स्किन जो हो जाती है, रफ हो जाती है, वो फाइब्रोसिस ही है। कुंभक कीजिए, 1 महीने के अंदर वो सब सॉफ्ट हो जाएगा। लंग फाइब्रोसिस 1 महीने के अंदर आपका ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना ये आसान भी है ना। इसको प्रूफ की तरीके से देखो कि मैं आपको एक प्रूफ, और ये बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है। तो अगर कुंभक करेंगे तो, और इसीलिए मैं कुंभक को कहता हूं कि ये एंटी एजिंग का सबसे बड़ा तरीका है। एंटी एजिंग का सबसे बड़ा तरीका। आजकल लोग हाइपर बेरियटिक चेम्बर में पानी के नीचे रह रह के वो करवा रहे हैं, एजिंग कम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कुंभक करो, वैसे ही एजिंग कम हो जाएगी। Jeel Rabadia has shared that he's been having allergic breathing problem and asthma for 15 years. He has tried many Ayurvedic, allopathic medicine, has done 2 times nasal polypectomy, but no result. Can he expect to come out of his problems? Can Jeel Rabadia expect to come out of his problems? See, that is why this program is for all those problems, and we have many cases like that who have come out of these problems. अब तो बहुत केस है हमारे पास में जो इन चीजों से आराम से निकल गया। एलर्जी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ना पहले से। और ये मैं बार बार समझाता हूँ कि एलर्जी का मतलब क्या होता है। सी, देयर इज अ सिस्टम इन योर बॉडी, जो कि कोई भी आप फूड खाते हैं, पहले अगर जंगल में रहते तो आप भोजन करते तो बिल्कुल ही प्योर भोजन तो नहीं करते, ऐसे से धो धो के सब एकदम से निकाल निकाल के उसके अंदर का माल। हाँ, बहुत सारी अनवांटेड चीजें भी आपके लाइफ में, आपके बॉडी के अंदर आ जाती हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके बॉडी में एक बायोकेमिकल है, इसे कहते हैं हिस्टामीन। हिस्टामीन। अब केमिकल अगर आप डाल दो शरीर में, पैरासिटामोल खा लिया, गैस की दवाई खा ली, हाँ, रैनिटिडिन खा लिया, रैनटैक वो खा लिया, या इवन एंटी एलर्जिक, बाद में तो एंटी एलर्जिक देते हैं, हाँ, एंटी हिस्टामिन, बचपन से दवाई खा रहे हैं ना। तो दवाई जब भी आपके शरीर में जाएगा, योर बॉडी विल कम इनटू रिस्क, वो हिस्टामिन रिलीज करता है ना। इट इज नॉट जस्ट मेडिसिन,
द फूड दैट वी आर टेकिंग इज हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जो भोजन हम ले रहे हैं वही शरीर पहचान नहीं रहा, वो सोच रहा है खतरा है, खतरा है, तो हिस्टामिन रिलीज। कोई आप मानसिक रूप से थोड़ा गड़बड़ या फिर कुछ गड़बड़ी हो गई आसपास में, हिस्टामिन रिलीज, बार बार हिस्टामिन रिलीज आपके बॉडी में होगा, तो आपके बॉडी को हिस्टामिन इंटॉलरेंस हो जाता है। बार बार क्यों हो रहा है? अपने ही शरीर को नुकसान होता है, ये एलर्जी कंडीशन आ जाती है फिर, कि कोई एक पर्टिकुलर चीज आपके शरीर में जाती है और हिस्टामिन रिलीज नहीं हो पाता। शरीर एक तरफ हिस्टामिन रिलीज को रोकने की कोशिश कर रहा है, दूसरा आपके शरीर को न्यूट्रलाइजेशन भी चाहिए अनवांटेड चीज का। अब वो जो पहले गलत चीजों का न्यूट्रलाइज करने की कोशिश शरीर करता था, इस बारी क्या कर रहा है, एक अच्छी चीज को भी जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वो सोच रहा है ये खतरा हो गया, तो उसको बाहर फेंकने की कोशिश किया करता है शरीर। बाहर फेंकने की कोशिश में बार बार खांसी आती है ना, बार बार खांसी आती है। न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया तो इमीडिएटली उसका स्किन पे असर देखने को मिलता है, रैशेज आ जाएंगे। तो कई ऐसी चीजें, आजकल तो गेहूं से भी, ग्लूटेन से भी इनटॉलरेंस हो रहा है ह्यूमंस को, अब खाएंगे क्या? तो बॉडी का टॉलरेंस अगर आप बढ़ा देते हैं तो हिस्टामिन रिलीज जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। टॉलरेंस बढ़ाने का तरीका ही कुंभक है। और ये मैंने भी अपनी लाइफ में देखा कि मुझे भी एलर्जी कंडीशन थी कई चीजों से, और कुंभक करने से वो एलर्जी कंडीशन बिल्कुल ही ठीक हुई। टाइम अलग अलग लग सकता है अलग अलग लोगों को, आपने कितना एंटी एलर्जी खाया है ना, मोमेंटम कितना बना दिया डिजीज का, बॉडी का उस मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंस कितना क्रिएट कर दिया, उतना टाइम थोड़ा फर्क पड़ेगा। कुछ लोगों को बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा, कुछ लोगों को थोड़े टाइम बाद फायदा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द मोमेंटम ऑफ डिजीज। मगर रिवर्सल तो गारंटी है, चाहे टाइम कुछ भी लग जाए। स्टेरॉइड से आप करने की कोशिश क्या करें, देखो ना, बहुत स्टेरॉइड ले लिया, स्टेरॉइड से तो आप अपनी आर्मी को मार रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को मार रहे हैं। डिफेंस मैकेनिज्म को मार के कोई बचेगा? अपनी आर्मी को, अपने डिफेंस को खत्म करके कोई बचेगा? क्योंकि ये आइडिया है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म आपका ही नुकसान करने लग गया। तो पहली बात, वो बार बार उठा क्यों, बार बार वो एक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि आप कुछ तो गलत कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ, कि आपकी इम्यूनिटी राइज कर रही है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म उठ रहा है, कुछ तो गलती कर रहे हो। अब पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे और इंजन सीज नहीं होगा, ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर कंजम्पशन ऑफ मेनी थिंग्स विच वी आर कंज्यूमिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो डिफेंस मैकेनिज्म तो हमेशा एक्टिव रहेगा और एक टाइम पे डिफंक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उसको स्टेरॉइड डाल रहे हो तो डिफंक्ट हो जाएगा। फिर कौन बचाएगा ह्यूमन बॉडी को? कोई भी नहीं बचा पाएगा। वही तो मैं कह रहा हूं, ईश्वर आ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे तो भी नहीं बचा पाए। वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन एंड दिस इज हैपनिंग। आप डेटा उठा के देख लो, गूगल आपके सबके पास में एक हथियार है ना, इंफॉर्मेशन। गूगल में डेटा देख लो, इंक्रीज इन द एपिसोड्स ऑफ लंग इश्यूज, क्रॉनिक डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, सब बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं। कैंसर एपिडेमिक बन जाएगा 10-15 साल के। वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, वी आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग। हमने ह्यूमन जीनोम को म्यूटेट कर दिया। वी आर बैड म्यूटेंट्स, वी हैव बिकम बैड म्यूटेंट्स। जीनोम डिविएट हो चुका है ह्यूमन बीइंग का, बिकॉज ऑफ केमिकल बॉम्बिंग दैट वी आर डूइंग टू दिस बॉडी। वी हैव चेंज द फूड, वी हैव चेंज द एनवायरमेंट। बट इसमें टॉलरेंस बढ़ाओगे आप तो ही बचे रहोगे, नहीं बढ़ाएंगे तो मालूम है ना, यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, ऑर्गन फेलियर हो रहा है, एंड इट विल ओनली इंक्रीज। Okay, Amit Kumar ji. Swamiji, we have a young Amit Kumar with us. He has shared his problems. He has been told a very rare ear problem, inner ear problem, hyperacusis. बहुत पेन होता है। तो अमित जी, आपने इनके को
डायबिटीज प्रोग्राम recommend किया है, but he wants to hear from you and speak to you. अमित जी बोलिए, अनम्यूट करें, बोलिए। So am I audible, sir? हाँ जी बोलो। हाँ। तो सर मैं आई बीन सफरिंग फ्रॉम हाइपर एक्यूसिस। ये हम 10 साल से मैं सफर कर रहा हूँ। हाइपर एक्यूसिस मीन्स a condition in the inner ear, so that I cannot tolerate loud noise, which means from outside. And if I hear some loud noise, I feel intolerable pain in both of my ears. So हमने इंडिया में बहुत सारे एम्स में गया है, सब जगह पर घुमा है, लास्ट में बेलोर भी गया था। सो डॉक्टर ने बोला कि आइदर मीन्स डॉक्टर ने चेक किया हमारा बैकग्राउंड, क्योंकि हम तो बीएससी देन एमएससी मीन्स हम एजुकेशन लाइन पे है, बीएससी एमएससी देन पीएचडी फ्रॉम आईआईटी। एंड उन्होंने बैकग्राउंड चेक किया कि हम ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा था कि जैसे कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तब उन्होंने बैकग्राउंड चेक किया कि कोई भी एक पीरियड में मैं डिप्रेशन में था, उसके बाद कुछ ट्रोमाटाइज हुआ था हमने, और उसके बाद हमारा पोस्ट ट्रोमाटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ। तो उन्होंने सोचा कि ओके, सो ड्यू टू सम मेंटल प्रॉब्लम ये डिफिकल्टी कैराइज हुआ। तो उन लोगों ने हमको 6 महीने के लिए साइकियाट्रिक मींस मेडिसिन लेने के लिए बोला। मैं मेडिसिन लिया, तब भी ठीक नहीं हुआ। तो फाइनल डिसीजन ये है कि, और उन लोगों ने बोला कि आप इंडिया में जाएंगे तो लगभग मैक्सिमम 10% ऐसा होगा। और उन्होंने बोला कि वन फाइन मॉर्निंग इट कैन बी क्योर्ड, अदरवाइज यू हैव टू स्टे विद दिस डिसीज अंटिल योर डेथ, बिकॉज देयर इज नो सच सॉल्यूशन राइट नाउ। So this is the problem. Means now it has become psychosomatic, and I have been taking some psychiatric medicine. ये बहुत आसान सा ये इसका सोल्यूशन है। I have become hopeless because after doing PhD, if I suffer this kind of problem, I have a dream to do postdoc and means whatever is required. But day-to-day life is becoming pain for me. Simple life is becoming pain for me. How do you tolerate pain, and what is pain? How do you tolerate any kind of pain? Means whatever pain we suffer, that pain means response comes from my brain. Means what I have understood till now. देखो ये तो प्रॉब्लम है। We have gone through this model of education where we are looking at the human system in a particular manner, but that manner hasn't helped the humanity in the last 100 years. Not even a single chronic disease can be cured. Not even a single mental issue can be cured. So again, looking at the same system from the same perspective will not create solution. ये समझ रहे हो ना इस बात को? Yes, You are a logical person, isn't it? I think so. So by looking at the problem from the same perspective, which hasn't cured any problem in the last 100 years, you don't expect to cure that problem in future ever. 100 साल में कितना, अभी 1000 साल इसको वेट करेंगे क्या? 100 साल में तो एक डिजीज ठीक नहीं कर पाए। और ये so we need to open up ourselves to look at a problem from a lot of different perspectives and find out solution for it. Tolerate. What is pain? First of all, let us look at pain. Pain का simple definition है, if something is not able to carry through, pass through a particular point, that point will pain. अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज, यही इंफॉर्मेशन आपके माइंड के टर्म्स में भी आप बात कर सकते हो कि माइंड में ही एक सब्जेक्ट से आगे अगर आप नहीं निकल पाए तो वो सब्जेक्ट पेन क्रिएट करने लगता है। बॉडी में भी कोई एक पॉइंट से आगे कुछ मूव नहीं कर पा रहा तो उस पॉइंट पे पेन होगा। ठीक है। नाउ वन थिंग इज हाउ टू मेक समथिंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट ऑलवेज मूव्स इन प्रेशर ग्रेडियंट, नॉट ओनली इन योर बॉडी बट इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में दो ही चीज काम करती है, एक प्रेशर, टेम्परेचर। और टेम्परेचर भी प्रेशर की वजह से ही बनता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर। पहाड़ों पे जाओ ठंडा होगा, नीचे जाओ गर्म हो। लो
प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। तो प्रेशर में ही मूव करते हैं आपके बॉडी में, प्रेशर ग्रेडियंट में ही वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चीजें मूव करेंगी। दैट इज वाई पीपल हु डू कुंभक सडनली देयर पेन फैक्टर बिकम लेस, पेन कम हो जाता है बॉडी के अंदर। नॉट ओनली बॉडी के अंदर, साइकोसोमैटिक पेन बिकम्स लेस बिकॉज व्हाट इज योर माइंड, इट इज जस्ट अ प्रेशर इकोसिस्टम ऑफ द बॉडी। आपको मालूम है, आप जो पढ़ते हो माइंड का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, माइंड का कोई डेफिनेशन नहीं है। And we don't know most of the disease, why that is happening. In most of the disease, why those diseases are happening. साइकोसोमैटिक रीजन क्या है बताओ, उसके पीछे कारण क्या है? कारण मालूम ही नहीं, कुछ बोल दिया साइकोसोमैटिक हो गया है। अब आप खाते रहो न्यूरोसेडेटिव, खाते रहो न्यूरोसेडेटिव तो देते हैं, और उसके अलावा ऑप्शन क्या है? आपको ढीला कर देते हैं, आप सोच नहीं पाओ, नंब कर दिया बॉडी को। नंब करना क्या लाइफ है? क्या अगेंस्ट लाइफ है? इट इज अगेंस्ट लाइफ। If your life intensity decreases in the body, will the body be able to cure any disease for that matter? No. So we are going against life and we are calling it science also. कमाल की बात है, क्योंकि साइंस मार्केटिंग गिमिक है। किसी चीज पर साइंस का टैग लगा दो तो वो बिक जाता है। और हम लोग ऐसे हैं जो कि गुलाम है, मानसिक रूप से गुलाम है। तो कोई अंग्रेजी वर्ड बोल दो तो वैसे ही हमको लगता है कि ये सही बोल रहा होगा। एक डिजीज ठीक नहीं किया एंड वी आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन। तो व्हाट इज माइंड? प्रेशर इकोसिस्टम ऑफ योर बॉडी इज माइंड। साइकोसोमैटिक पेन कैसे जाएगा अगर प्रेशर इकोसिस्टम को ठीक करोगे? कैसे करोगे? बिना कुंभक के तो प्रेशर इकोसिस्टम को ठीक करने का कोई सवाल ही नहीं है। द सेकेंड थिंग इज इन योर बॉडी, योर बॉडी इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इकट्ठा करने का जो स्ट्रेंथ है ना वो कम है। इसीलिए डायबिटीज प्रोग्राम रिकमेंड किया गया, क्योंकि वहां पे हम इकट्ठा कर रहे हैं बॉडी। डायबिटीज जस्ट डिसइंटीग्रेटिव डिजीज। लॉन्ग टर्म डायबिटिक विल स्टार्ट लूजिंग मसल एंड वेट। डिसइंटीग्रेटिंग डिजीज है, आपके बॉडी का भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वीक है, इसीलिए आपको डायबिटीज बोला गया, क्योंकि इट इज सोमो स्थापना, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बढ़ाया जाए। ठीक है ना? और टॉलरेंस, पेन को टॉलरेट कैसे करते हो? सांस रोक के करते हो। कोई आपको अगर मुक्का मारे तो क्या करोगे बचने के लिए? सांस रोक लोगे ना, बॉडी को टाइट कर लोगे, सांस रोक लोगे ना। डरते हैं तो क्या होता है? जब कोई हॉरर मूवी देखा, डर गए, सांस रुक जाती है ना। तो ब्रेथ होल्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग इन नेचर, विच इज साइकोसोमैटिक डिजीज का एक कारण है, फियर। और डर से बचाता कौन है आपको? ब्रेथ होल्ड। तो साइकोसोमैटिक पेन से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? कुंभक करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। लिख लो, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। ठीक है। Thank you, Swamiji, for taking out time to do live diagnosis and answering so many questions. So thank you so much. Time is limited. It's also close to 9.